जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है मनीष सिंह और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश जी कंप्यूटर पर राज्य व्यवस्था की एक नई यात्रा आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूं। तो आशा है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटी, क्या कहते हैं? पॉलिटी। राज्य व्यवस्था पढ़ने से पहले हमें आपको ये बताना होगा या हमें आपको ये समझना होगा कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य व्यवस्था, तो राज्य किसे कहते हैं? राज्य के लिए कुछ मूलभूत अवयव होते हैं जिनसे मिलकर राज्य बनता है और वो मूलभूत अवयव होते हैं भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इन चारों अवयवों के अलावा अगर अंतरराष्ट्रीय संबंध की दृष्टि से देखा जाए तो एक और अवयव जो मुख्य होता है राज्य के निर्माण के लिए, वो होती है मान्यता। अन्य राष्ट्रों द्वारा या अन्य राज्यों द्वारा आपको मान्यता दी जाए। अब राज्य से अगर हम आप संबंधित करते हैं, राज्य को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेट। अगर स्टेट इंग्लिश में लिखा गया है और एस बड़े लेटर में है, कैपिटल लेटर में है, तो इस स्टेट का मतलब होगा राज्य। जैसे भारत, अमेरिका, जापान। राजनीति शास्त्र में राज्य जो देश हैं जिनको हम आप देश समझते हैं उनको राज्य के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर स्टेट ऐसे लिखा जाता है जहां पर एस स्मॉल लेटर में है तो ये प्रांत समझे जाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि। तो राज्य के कुछ मूलभूत अवयव होते हैं जैसे भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय दृष्टि देखा जाए तो मान्यता। वहीं अगर इस स्टेट को अगर कैपिटल लेटर में लिखा गया है, एस को अगर कैपिटल लेटर में लिखा गया है, तो उस राज्य का मतलब होगा जैसे भारत, अमेरिका, चीन, जापान, रसिया, ये सारी बांग्लादेश इत्यादि। और अगर एस को स्मॉल लेटर में लिखा गया है, इसका मतलब होता है प्रांत, जैसे पंजाब, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु इत्यादि। राज्य के मूलभूत भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। और दूसरी बात है हमारी व्यवस्था। व्यवस्था क्या होती है? कोई भी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम कोई भी चीज अगर डालते हैं तो अंतर क्रिया होकर उसमें से पहले मौजूद जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसे अंतर क्रिया करके एक आउटपुट के रूप में बाहर आता है, उसी को कहते हैं व्यवस्था। जैसे मान लीजिए आपकी एक शरीर है तो इसकी भी अपनी एक व्यवस्था है। आप खाना खाते हैं, आउटपुट निकलता है। अगर आपका एक विद्यालय है उसमें सारे लोग योगदान देते हैं, आपका टीचर हो, प्यून हो, माली हो, गार्डनर हो, कोई भी हो, सारे लोग अपना योगदान देते हैं, तो जिससे आपकी व्यवस्था, आपका स्कूल चलता है। तो वो क्या है? एक व्यवस्था है। तो किसी भी समुदाय को या किसी भी समाज, किसी भी समाज या समुदाय चलाने की प्रक्रिया, किसी भी समाज या समुदाय को चलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? व्यवस्था कहलाती है। चलाने की प्रक्रिया किसी भी समुदाय या समाज को चलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था से हमारा आपका यह तात्पर्य है कि किसी भी समुदाय या समाज को विनियमित करे उसी को कहते हैं राज्य व्यवस्था। किसी भी राज्य के समाज या समुदाय को जो विनियमित करे, रेगुलेट करे, संचालन करे, उसी को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। इतनी बात हम आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं संविधान। अब इसके बाद राज्य व्यवस्था को
चलाने के लिए कुछ सिद्धांत, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ सिद्धांत या नियम बनाए जाते हैं। कुछ सिद्धांत या नियम बनाए जाते हैं। तो इन्हीं सिद्धांतों और नियमों के समुच्चय को, इन्हीं सिद्धांतों या नियमों के समुच्चय को ही संविधान कहते हैं। कोई भी समाज या समुदाय किन सिद्धांतों और नियमों के तहत उसका संचालन किया जाएगा, उसे ही समुदाय कहा जाता है। या किसी राज्य या समाज या समुदाय के संचालन के लिए जिन नियमों या सिद्धांतों का लागू किया जाता है, उन्हीं सिद्धांतों और नियमों के समुच्चय को संविधान कहा जाता है। अब हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। अब हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था अगर पढ़ रहे हैं तो भारत का संवैधानिक विकास, हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। दरअसल हमारे यहां सन 1600 में जब अंग्रेजों का हमारे यहाँ आगमन हुआ सन 1600 ईस्वी में, उसके पश्चात अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पहले व्यापार किया। उसके बाद 1765 बक्सर की 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात से अंग्रेज ने हमारे यहाँ धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, दीवानी को चलाने, अपनी आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम एवं कानून पारित किए। उन लोगों ने अपने तो लागू तो उन्होंने किया अपने साम्राज्यवादी विकास करने के लिए, अपने साम्राज्य का विकास करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आज हमारे शासन का अंग बन गए या हमारे शासन को चलाने में सहयोग करते हैं। तो जो भारत का संवैधानिक विकास रहा है वो दो चरणों में देखा जा सकता है। कितने चरणों में देखा जा सकता है? दो चरणों में। नंबर एक 1773 से लेकर 1858 तक, 1773 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम EIC लिख दे रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पहला है 1773 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास। नंबर 2 है 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश ताज के अंतर्गत संवैधानिक विकास। दो चरणों में हुआ हमारे संविधान का विकास। एक तो 1773 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, दूसरा है 1858 से लेकर 1939 तक के ब्रिटिश ताज के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो हम लोग क्रम से एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने दो विभाजन देखा। नंबर एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, दूसरा है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो एक्ट आया था उसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नाम से ही जाहिर हो रहा है रेगुलेट करने के लिए, या यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ये अधिनियम या एक्ट लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो सबसे पहला एक्ट लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1773 में लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित
गुप्त समिति, गुप्त समिति, वो अपने वाले गुप्ता नहीं, सीक्रेट कमेटी, सीक्रेट कमेटी। सीक्रेट कमेटी के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट लाने के प्रमुख कारण क्या क्या रहे, हम लोग उस पर नजर डालेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट लाने के प्रमुख कारण, तो जो सबसे पहला कारण था वो ये था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, तो कंपनी के कर्मचारी थे भ्रष्ट हो चुके थे। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भ्रष्ट हो चुके थे। वो रिश्वत लेना, देसी राजाओं से उपहार लेना, उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलना या अपने निजी व्यापार करना, इन सब कारणों से जो इंग्लैंड की संसद थी वो कहीं ना कहीं इस बात से भय खा रही थी कि अगर ये लोग ऐसे ही अकूत धन संपत्ति जमा करते रहे तो ब्रिटेन की संसद में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं एक समानांतर सरकार चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। नंबर 2, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार, निजी व्यापार, जो कंपनी के कर्मचारी थे जो यहाँ कंपनी को बढ़ाने के लिए या कंपनी के द्वारा व्यापार करने के लिए आए थे, वो अब कंपनी का व्यापार छोड़कर खुद के व्यापार करना शुरू कर दिए थे। नंबर 3 था बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन। 1724 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर का युद्ध होता है उसके पश्चात इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव 2 संधियां करता है, एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी संधि वो करता है नवाब के साथ, बंगाल के नवाब के साथ। तो जब ये शाह आलम द्वितीय के साथ संधि करता है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि करता है, इलाहाबाद की संधि करता है जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल जाती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल जाती है जिसके तहत अब बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। नंबर 1, दीवानी तो कंपनी के हाथ में थी, दीवानी का मतलब कर वसूलने की शक्ति, कर वसूलने की शक्ति कंपनी के पास रहती है, लेकिन जो प्रशासन का अधिकार रहता है वो नवाब के माध्यम से होता है। तो अब नवाब के पास जिम्मेदारी है लेकिन इसके पास कोई अधिकार नहीं है। कंपनी के पास अधिकार है लेकिन जिम्मेदारी नहीं है, जिसके कारण बंगाल में लगातार शोषण बढ़ता चला जाता है। ये भी एक कारण रहा था रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का। नंबर 3 कारण था जो तीसरा कारण था, कंपनी जो है, कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। एक रेगुलेटिंग एक्ट लाने का एक प्रमुख कारण था कंपनी जो है वो दिवालिया होने का कगार पर थी और जो इसके कर्मचारी थे वो लगातार धन संपत्ति के मामले में माला माल होते जा रहे
जिसके कारण रेगुलेटिंग एक्ट को लाना आवश्यक हो गया। अब हम इसके प्रावधानों के बारे में पढ़ें। प्रमुख प्रावधान। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की है, तो सुधार भी ब्रिटेन से ही शुरुआत की गई। दरअसल ब्रिटेन में दो संस्थाएं थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती थी। नंबर एक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे कहा जाता है हिंदी में निदेशक मंडल। नंबर दो था स्वत्वधारी मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स, ये दो संस्थाएं थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करती थी। इसमें 24 सदस्य थे। इसमें 24 सदस्य थे। स्वतंत्रधारी मंडल में ऐसे लोग थे, लगभग 217 लोग थे। स्वतंत्रधारी मंडल में 217 लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में लगभग 500 पाउंड के, कम से कम 500 पाउंड की पूंजी इन्वेस्ट किया था। लगभग 500 पाउंड की पूंजी जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था, वो लोग स्वतंत्रधारी मंडल के सदस्य थे। और यही स्वतंत्रधारी मंडल के लोग निदेशक मंडल का चुनाव करते थे। यही स्वतंत्रधारी मंडल के लोग निदेशक मंडल का चुनाव करते थे, जिनकी सदस्य संख्या 24 थी। और ये 24 सदस्य प्रतिवर्ष, ये 24 सदस्य प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से, अपने ये निदेशक मंडल अपने सदस्य में से प्रतिवर्ष एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्त करती थी। और ये प्रक्रिया लगातार प्रतिवर्ष चलाई जाती थी। और जो अध्यक्ष होता था वो कंपनी के कार्यों को मुख्य रूप से देखता था, जिसे आप कह सकते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था, यही अध्यक्ष हुआ करता था, जो निदेशक मंडल का सदस्य होता था। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सबसे पहला बदलाव किया गया वो था, निदेशक मंडल के दो सदस्य थे। निदेशक मंडल के सदस्य एक चौथाई सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर हो जाएंगे, रिटायर या सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। जो 24 सदस्य होते थे उसमें से 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। और जो स्वतंत्रधारी मंडल था, अगर स्वतंत्रधारी मंडल के सदस्यों को जो 1000 पाउंड, ऐसे सदस्य जो कंपनी में 1000 पाउंड की पूंजी धारक थे, वही लोग अब निदेशक मंडल के सदस्यों को चुन सकते थे, अन्यथा अन्य कोई सदस्य नहीं चुन सकता था। तो ये था जो पहला बदलाव किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा बदलाव किया गया था, जो भारतीय संदर्भ में जो दूसरा बदलाव किया गया था, उसमें से पहला था बंगाल के
गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। नंबर 2, मुंबई तथा मद्रास मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन दिया गया। दो चीजें हुई, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही गवर्नर जनरल की सहायता के लिए इसके साथ ही गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बना दी गई। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बना दी गई। गवर्नर जनरल के परिषद के प्रमुख सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन तथा चौथे थे बारवेल। जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बने, इनके साथ ही जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। तो अब अगर पूछा जाए कि जो परिषद बनाई गई या बंगाल के गवर्नर को जब गवर्नर जनरल बनाया गया तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे वारेन हेस्टिंग। इनकी परिषद में 4 सदस्य थे। पहले थे फिलिप फ्रांसिस, दूसरे थे क्लेवरिंग, तीसरे थे मॉनसन और चौथे थे बारवेल। इस परिषद में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था और वारेन हेस्टिंग को या गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया था। हालांकि अभी वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल के पास नहीं था। अभी वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल के पास नहीं था। वो मिलेगा 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। दरअसल वो 2 शर्त पर आता ही है। पहला तो उसे वीटो का अधिकार मिलना चाहिए और दूसरा उसे सेनापति नियुक्त किया जाए। इसके पश्चात कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की जाती है? 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये 1+3 के रूल पर था। एक थे इसमें मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था एलिजा इम्पे, और
तीन अन्य जो न्यायाधीश थे, नंबर 1 थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और नंबर तीसरे थे हाइड। ये तीन अन्य न्यायाधीश थे तथा मुख्य न्यायाधीश था एलिजाह इम्पे। यह एक अभिलेख न्यायालय था, यह एक अभिलेख न्यायालय था इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। इसके विरुद्ध जो अपील थी वो प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ये मुख्य न्यायाधीश थे, तीन अन्य न्यायाधीश, अभिलेख न्यायालय था और इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। एलिजाह इम्पे जो न्याय व्यवस्था जो चलाई गई, जो न्याय दिया जाता था किसी भी व्यक्ति के अपराध पर, तो जो कानूनों की संहिता थी वो अभी ब्रिटेन के आधारित कानून पर आधारित कानूनों पर ये चलाया जाता था। एलिजाह इम्पे वहीं के कानूनों को लागू करता था। आया था ब्रिटेन से, लेकिन जो यहाँ के कानून चलाया जाता था वो ब्रिटेन के अनुसार चलाया जाता था। हालांकि इसको बाद में बदला जाता है जब बंगाल जुडिकेचर एक्ट आएगा 1781 में। उस समय ये प्रावधान लाया जाएगा कि जो यहाँ पर अगर कोई अपराध होता है तो हिंदुओं के पर्सनल लॉ से और मुस्लिमों के पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से उसका न्याय दिया जाएगा। और अंत में कुछ जो बदलाव किए गए, पहला था कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक, कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। उनका वेतन बढ़ा दिया गया। और नंबर 3, कर्मचारियों को रिश्वत या उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आज आप लोगों ने पढ़ा 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट। राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य क्या होती है, संविधान क्या होता है। उसके बाद आपने संवैधानिक विकास के पहला चरण में पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट कैसे लाया गया, क्यों लाया गया, उसके मुख्य प्रावधान क्या थे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।